तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है और हिटलरशिप चल रही है, हिटलरशाही चल रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि जहां तुम्हें मंदिर में कोई नहीं घुसने देता तो आप मंदिर में मत जाइए। जिन पार्टियों में आपका कोई वजूद नहीं है उन पार्टियों को आप छोड़िए। मेरे समस्त श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाओं तथा समाज सेवियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सभी लोग श्रद्धा रखने वाले, अटूट विश्वास रखने वाले सभी लोग वो साधुवाद के पात्र हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर आज भी चलकर अपने जीवन को कल्याणमय बना रहे हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, कभी कभी एक सवाल आता है कि हमारा इतना बड़ा बहुजन समाज और आज भी सत्ता से दूर, इतना ही नहीं कि हमारे पूरे देश के अंदर हमें एमएलए का चुनाव जीतने के लिए भी कहीं ना कहीं साथ लेना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, यानी निर्दलीय जीतने के लिए भी हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते होंगे और संभवतः सफलता नहीं मिल पाती है। जबकि हर क्षेत्र में संख्या भी ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे समाज की बड़ी संख्या होती है, जहाँ अनुसूचित जनजाति की सीटें होती हैं, अनुसूचित जाति की सीटें होती हैं, जीत के भी बहुत सारे लोग आते हैं, दूसरे पार्टियों के सहारे भी आते हैं। हमारी जो कुछ बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, प्रमुख तौर पर बहुजन समाज पार्टी है, आज उसकी भी स्थिति गंभीर ही है, आप पूरा देश देख रहा है। कहीं ना कहीं लोग हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और फिर से पार्टी को उठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप ये भली भांति देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियां जो बड़ी बड़ी हैं, उन पार्टियों में हमारे लोग नेता तो बन सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता बनाया जाता है, राष्ट्रीय नेता नहीं बनाया जाता है। गांधी हैं तो सबके नेता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हैं तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के नेता हैं, अनुसूचित जाति के नेता हैं। अनुसूचित जाति भी नहीं मानती है, अनुसूचित जनजाति भी नहीं मानती, अनुसूचित जाति ही मानती है। और ऐसा लोग भी कहते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के नेता थे। ममता बनर्जी पूरे देश की नेता हैं, लेकिन मायावती जी क्षेत्रीय नेता, अपने राज्य की नेता हैं। अखिलेश जी भी राज्य के नेता हैं। उमा भारती जी पूरे देश की नेता, सुषमा स्वराज पूरे देश की नेता। और भी हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी महान बेटियां और बहू बेटियां बहन निकल के आईं समाज में। कुछ मायावती से प्रेरित हुई तो कुछ मानव काशीराम जी के मिशन से प्रेरित हुई, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से प्रेरित हुई। उनके द्वारा दी गई शिक्षा में हमारे लोगों ने महत्वपूर्ण समझा शिक्षित होना, तो वो लोग भी तरक्की के मार्ग पर चले। ये सब बातें सुन करके सवाल उठता है, कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट है, लेकिन आज तक हमारी सरकार क्यों नहीं। देखिए, मैं पहली बार तो बौद्ध भिक्षु हूँ, मुझे राजनीतिक पार्टी के बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है और ज़्यादा में जानकारी भी नहीं है, और ज़्यादा मैं समझता हूँ राजनीतिक बौद्ध भिक्षु को ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। पर कुछ पीड़ाएँ होती हैं, मन में कुछ विचार होते हैं, लोग पूछते रहते हैं। तो मैं एक बात देखता हूँ कि मिशन की जहाँ तक बात है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लोग एक हो जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कोई क्षति पहुँचा दे तो वहाँ लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दे या तोड़ने का कोई साहस करता है तो उसको भी सज़ा देने का हिम्मत रखते हैं महाराष्ट्र के लोग। ये हिम्मत उत्तर प्रदेश में भी अब आ चुकी है, देखने को मिलती है। लेकिन आज तक क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा संगठित रहो, शिक्षित तो सब लोग अपने अपने स्तर पर हो गए, जबकि मुझे पहले बोलना चाहिए था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित तो हुए लोग अपने अपने रोजगार के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए। उन्हीं में से कुछ लोग निकल के आए जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया, समय समय पर बुद्ध विहारों के लिए सहयोग किया, समय समय पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए सहयोग किया, समय समय पर राजनीतिक पार्टियों को भी खड़ा किया। ऐसा नहीं है, वो जो लोग पढ़ लिख करके आए थे सामने गवर्नमेंट में पहुँचे, उन्होंने अपने अपने स्तर पर, प्राइवेट लोगों ने, समाज सेवियों ने, जो भी उनसे व्यवस्था हुई मिशन के लिए, धर्म के लिए, उन्होंने व्यवस्था की। अब सवाल उठता है कि वो लोग सहयोग ही कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए तो
जो बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक चाहिए थी वो कहीं ना कहीं आई ज़रूर, और आकर के वो थोड़ी थोड़ी देर में भटक भी जाती है। चाहे वो रामविलास पासवान जी की हालत हो बिहार में, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। समर्थन से वो केंद्रीय मंत्री हर बार हर सरकार में बनते हैं, वो अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते सरकार में समर्थन दिया जाता लिया जाता। राजनीतिक पार्टियां आपस में उनके विचार नहीं मिलते हैं, वो चेंज कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ, चेंज करना बुरी बात नहीं है, पर हमारे नेताओं को, बहुत सारे नेता मैंने देखे हैं कि जब पार्लियामेंट में, जब चाहे वो एससी में रिजर्वेशन की बात हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे उनकी नौकरियों का खतरा हो, चाहे मजदूर जो टाइप के लोग हैं, फोर्थ क्लास के जो लोग हैं लगे हुए गवर्नमेंट में, उनकी नौकरियां भी छिन रही हैं, पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे नेता लगभग हमारे वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश से बहन कुमारी मायावती जी हैं, या बिहार से पासवान जी हैं, या महाराष्ट्र के रामदास आठवले जी हैं, या उधर से बी आर सांपला जी हैं, विजय सांपला जी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये, पूरे देश के अंदर SC ST के लोग चुन करके आते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, मिजोरम, पूरे इंडिया में। लेकिन उन लोगों के मन में अभी तक पीड़ा क्यों नहीं जागरूक हुई, और क्यों नहीं उन लोगों ने ये सोचा कि इस पर काम किया जाए। आज भी हम एक ना होने के कारण दूसरों की पार्टियों में जाते हैं। दूसरों की पार्टियों में जाने के बाद हमारा वो सम्मान नहीं होता जो होना चाहिए, क्योंकि उनको सीधी बात है कि उनको उनके ज़रिए से वोट लेना होता है, बाकी उनको वो नेता नहीं बनाते हैं। और जब पद की भी बात आती है तो मंत्रालय भी ऐसे मिलते हैं जिन मंत्रालयों में कोई जान नहीं है, कोई खास नहीं है, उनको बिठा दिया कि ठीक है तुम्हें लाल बत्ती चाहिए ले लो और बस ठीक है। तो बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं पूरे देश के अंदर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी का या अखिलेश जी का दोबारा से समझौता होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे पीछे थोड़ी पब्लिक आने पर हम बैठ जाते हैं। थोड़ी सी पब्लिक चाहे उदित राज जी के पीछे आ जाए, चाहे हमारे पीछे आ जाए, किसी के भी पीछे आ जाए, जिसके भी पीछे आती है वो ये सोच लेते हैं कि हम तो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। उसके लिए ज़मीनी काम करना पड़ेगा, ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा, और आम जनता के बीच में हमको जाने की ज़रूरत है। जब तक हम आम जनता की पीड़ा को नहीं सुनेंगे, जब तक हम अपने गरीब समाज जो आज भी शोषण का शिकार हो रहा है, जिनकी आज भी FIR लॉन्च नहीं होती हैं, आज भी उनके ऊपर अत्याचार होता है, ज़मीनों के पीछे सर फाड़े जाते हैं, उनको बहुत लज्जित किया जाता है, शादियां उनकी होने नहीं देते। राजस्थान जैसे में आज भी घोड़ी पे नहीं कोई बैठ सकता है, मंदिरों में कोई नहीं जा सकता है। मैं तो एक बात कहता हूँ, मंदिरों में तो खैर हमारे लोगों को जाना एक मूर्खपन है, क्योंकि इतने बड़े बड़े महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत ने कह दिया कि जिस धर्म में तुम्हें अपमान होता है उस धर्म में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इस पर तो मैं नहीं कहूँगा। और ऐसे ही हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी को भी एहसास हुआ जब उनका शादी में अपमान हुआ, तो उनको भी उस दिन से, जिस दिन व्यक्ति को अपमानित होना पड़े उस दिन व्यक्ति को निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जिस दिन व्यक्ति अपमानित हो जाए, लज्जित हो जाए, उस दिन तो कम से कम उसको सोचना चाहिए कि आज तक मैं गुलाम रहा, मानसिक गुलाम रहा, लेकिन आज मेरा अपमान मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो क्यों ना मुझे आज भी जागरूक होकर के अब मुझे सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक कहते हैं जो जागे सो पावे, ये सच्चाई है। जब तक हम सो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन हम जाग जाएं और जाग करके हम ये जान लें कि हमको जो है सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लज्जित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, इसके बावजूद भी हम अंधभक्त बने हैं, अंधभक्त बन करके हम मानसिक गुलाम बने हुए हैं। तो जितने भी अपने अपने समाज के जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे माली समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले जी हुए हों, गुरु घासीदास पैदा हुए हों, और भी महापुरुष हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। जब वो अपमान के शिकार हुए, जब उनको अपमान का शिकार होने के बाद एहसास हुआ कि मेरा अपमान हुआ है, मैं ऐसी व्यवस्था में नहीं रहूँगा, तो मेरा भी मानना वही है कि जिस व्यक्ति का आज भरे देश में, स्वतंत्रता वाले देश में भारतीय संविधान लागू जरूर हुआ है, लेकिन आप जान रहे हैं कैसे हुआ है। लोकतंत्र वाले देश में तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, और हिटलरशिप चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि जहां तुम्हें मंदिर में कोई नहीं घुसने देता तो आप मंदिर में मत जाइए। जिन पार्टियों में आपका कोई वजूद नहीं है उन पार्टियों को आप छोड़िए। जिन पार्टियों में आपकी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है उन पार्टियों को छोड़ देना चाहिए। और देश के नाम पर, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, समाज के मान मर्यादा को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा अपने समाज में, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के सम्मान को जीवित रखने के लिए एक मंच पर सबको एक बार आना चाहिए। मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं कि जब दिल्ली जैसे में हमारे बहुजन समाज का भी कोई नेता प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बनना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब तक हमारी सोच,
जब तक हमारी थिंकिंग, जब तक हमारे अंदर एकता की भावना, जब तक हम सब एक नहीं होंगे। जब जैसे एक वीडियो में हमारे राहुल नागपाल जी ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, बहुत सारी व्यवस्थाओं का शिकार होने के बावजूद भी आदमी पार्टी के लिए, सत्ता बनाने के लिए सब एक हो जाते हैं, तो आप कम से कम उनसे ही कुछ सीख लीजिए। आज हमारा सबसे ज़्यादा बहुजन है, संख्या हमारी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी आप सब अल्पमत में बैठे हुए हो, सबके सब अल्पसंख्यक कहा जा रहा है सबको, और उनके ऊपर अत्याचार होता है, और हमारे लोग वोट देते हैं और हमारे लोग चुन के लाते हैं, हमारे लोग अंधविश्वास के कारण कहते हैं हम तुम्हें राम मंदिर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उन चक्करों में आ जाते हैं। तो मेरा मतलब है पूरे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए, और मैं आप सभी हमारे समाज में जो वर्तमान में नेता हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, महापुरुषों के मान मर्यादा को बचाने के लिए अब वक्त आ गया है कि एक हो जाइए, क्योंकि 2024 में आप सबको ये ठान लेना चाहिए कि बहुजन समाज का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो ये देश में संविधान सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। मैं ज़्यादा ना कहते मैं यही कहूँगा कि इस पर उंगली उठाना या उससे कुछ कहना, उस पर कटाक्ष करना, या हमारे सब बहुजन समाज के नेता एक दूसरे के प्रति जो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं उनको ना करके, मैं समझता हूँ समाज के नाम पर एक हो जाओगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो तीसरा मंत्र है, संघर्ष करो, तो संघर्ष करने में आपको बल मिलेगा, क्योंकि आप संगठित हो जाएंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो।